हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक्चुअली पॉलिटी से संबंधित है और राजस्थान पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में वर्ष 2018 में पूछा गया है। और यह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों के नाम। इन्होंने मूल कर्तव्य पर अपने सुझाव दिए थे, उसके बारे में डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे। आपको हम बताते चलें, सरदार स्वर्ण सिंह जालंधर पंजाब से आते थे और बाबू जगजीवन राम के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इनको माना जाता है। ये पंडित नेहरू के समय में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी रहे, इंदिरा गांधी के समय में भी रहे और राजीव गांधी के समय में भी रहे। दूसरे शब्दों में लगभग 20 वर्षों तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे और इस दौरान उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस समय देवकांत बरुआ थे, असम से आते थे। उनके बारे में कहा जाता है वो इंदिरा गांधी के एक लपोकी थे, लपोकी या चमचे आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उनको स्वविभक्त कहूँगा। ये सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। अब हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी का लपोकी या लैंकी तो कहेंगे नहीं, या अटेंडेंट तो कहेंगे नहीं, अनुचर या भृत्य तो कहेंगे नहीं। इस प्रकार से जो है मोटे तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन देवकांत बरुआ, जो 75 से 77 तक यानी लगभग 2.25 साल नेशनल इमरजेंसी थी, उस दौरान प्रेसिडेंट वही थे, देवकांत बरुआ ही थे। वो कहा करते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही भारत हैं और भारत इंदिरा है, दोनों के दूसरे का पर्याय बताते थे। खैर जो भी है, लेकिन उन्हीं के निर्देश पर सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों का एक 12 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था, ताकि मूल कर्तव्य पर वो समिति सुझाव दे सके। और उसके सुझाव के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो सबसे पहले हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों के नाम की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मूल कर्तव्यों की भी चर्चा करेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सरदार स्वर्ण सिंह स्वयं चेयरपर्सन थे, यानी अध्यक्ष थे। उसमें एस रे एक सदस्य थे, दो। तीसरे नंबर पर आप रजनी पटेल को रख लीजिए, चौथे पर HR गोखले को रख लीजिए, पाँचवें पर दिनेश गोस्वामी को रख लीजिए, छठवें पर आप DP सिंह को रख लीजिए, सातवें पर आप HR गोखले को रख लीजिए, आठवें पर आप बसंत साठे को रख लीजिए, नवें पर आप BN गाडगिल को रख लीजिए, 10वें पर BN बनर्जी को रख लीजिए, 11वें पर आप AR अंतुले को रख लीजिए, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, और 12वें पर आप BA सैयद मोहम्मद को भी रख लीजिए। ये दोनों लोग मुस्लिम थे और माइनॉरिटी CM स्टीफन साहब ईसाई थे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एक ऐसी समिति थी जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह स्वयं सिख थे, यानी अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें भारत की विविधता झलकती है। भारत के सभी धर्म और सभी पंथों के लोग इसमें शामिल थे। यानी 12 सदस्यीय समिति सरदार स्वर्ण सिंह को लेकर के, यह 12 सदस्यीय समिति सभी कांग्रेसी थे। आपको मैंने नाम बताया, SS रे एक सदस्य थे, BN बनर्जी साहब एक सदस्य थे, एक HR गोखले साहब सदस्य थे, एक रजनी पटेल साहब सदस्य थे। 5 तो यही हो गए। इसके बाद आप बसंत साठे को रख लीजिए, छठवें नंबर पर BN गाडगिल साहब को रख लीजिए, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर आप रजनी पटेल का जिक्र तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं। DP सिंह को रख लीजिए। 9वें नंबर पर आप दिनेश गोस्वामी को रख सकते हैं। 10वें नंबर पर आप एक और नाम बताए थे, हिंदू नेम था, ठीक है, सॉरी क्रिश्चियन CM स्टीफन को रख लीजिए। 11वें पर AR अंतुले को रख लीजिए। 12वें पर आप BA सैयद मोहम्मद को रख लीजिए। इस प्रकार से 12 लोग हो गए। तो मुझे लगता है कि आप रिपीट करके लेक्चर देखेंगे बारंबार,
तो मुझे लगता है कि आपको ये नाम याद हो ही जाएंगे। तो देवकांत बरुआ, जिनको टी मैनेजर के नाम से जाना जाता था, चूँकि राजनीति में आने से पहले वो चाय बागान, असम में चाय बागान के मैनेजर ही थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर रखा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान वही नेशनल प्रेसिडेंट थे। तो वो इंदिरा गांधी के सबसे खासम खास स्वामी भक्त थे। उसके पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। खैर, मोटे तौर पर आप यह समझिए कि ये देवकांत बरुआ साहब जो है, इंदिरा गांधी के उन खास लोगों में शामिल थे जो लोग इनर पॉलिसी सर्किल से रिलेटेड थे, यानी आंतरिक नीतियां निर्धारित किया करते थे। राष्ट्रीय आपात उस समय लगा हुआ था। 25 जून की मध्य रात्रि के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी 1975 में, और वो मार्च 1977 तक चला था, जब मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई, वो प्रधानमंत्री बने, तब जा कर के 21 या 23 मार्च 1977 को इसे उठा लिया गया था, यानी नेशनल इमरजेंसी को हटा लिया गया था। उस समय केवल हटाने की ही व्यवस्था थी। राष्ट्रपति उसे जब चाहे बीच में हटा सकता है। ये नहीं था कि लोकसभा के 1/10 सदस्य एक रेजोल्यूशन देंगे राष्ट्रपति या स्पीकर को, उसके बाद ये साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित करके राष्ट्रीय आपात को हटाने का प्रस्ताव करेंगे। ये व्यवस्था एक्चुअली 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने जोड़ा था। खैर, वो सब बात की बातें हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 12 सदस्यीय समिति ने शुरू में 8 ही एक्चुअली मूल कर्तव्यों को शामिल करने, एक अलग चैप्टर के तहत शामिल करने का सुझाव दिया था, जिसके लिए पार्ट 4A, यानी जो जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिशिएबल है, उसी प्रकार से उसे भी नॉन जस्टिशिएबल, यानी उसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरा, उसे बढ़ा करके 10 कर दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिससे ये 4A भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था। यानी ए कैपिटल है या अलग आर्टिकल है, या आप ये मत समझिएगा कि ये ऐसे ही सब क्लाज वगैरह है। नो नो, ये सेपरेट एक आर्टिकल है, एक क्लाज की तरह कंप्लीट क्लाज है ये। तो 4A चैप्टर ही अलग है और 51A आर्टिकल है, उसी के तहत इसे जोड़ा गया था। ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, उसमें सबसे पहला है कि भाई हर आदमी को राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान, हर नागरिकों के लिए, मुख्य रूप से नागरिकों का ही जिक्र भी है। हर नागरिक को राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, साथ ही राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, यानी कहीं कहीं स्मॉल ABCD लिखा हुआ है, कहीं कहीं स्मॉल I से रोमन इसमें उसका प्रयोग, स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है, रोमन न्यूमरल का प्रयोग किया गया। एक्चुअली स्क्रिप्ट क्या, रोमन न्यूमरल आप कह सकते हैं। और कहीं कहीं सीधे सीधे 1 2 3 4 5 यानी अरबिक न्यूमरल का प्रयोग किया गया है। तो मोटे तौर पर आप इसको जिस रूप में लें, पहला जो है वो है जिसमें सभी राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मान की बात कही गई है। जाहिर है कि इसमें संविधान भी शामिल है, और इसमें राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान, जो नेशनल एंथम है, जनगण मन अधिनायक जय, उसके सम्मान की बात कही गई है। और यह दूसरा, यानी कि लोग उस समय निराश थे राष्ट्रीय आपात के दौरान। यंग मैन के रूप में उसी समय उभर रहे थे अमिताभ बच्चन, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लेके चल रहे थे। लोगों में निराशा थी, लोगों में आशा का संचार करने और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। और पंजाब में जो खाड़कुओं का आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व भिंडरवाले कर रहा था, यानी वो 1976 के बाद से ही एकदम आलताई प्रवृत्ति का हो गया था। वो हिंदुओं का इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करवा के कत्ल करवा रहा था। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह के कई सुझावों को नहीं माना था, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो पहला तो यह है सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना, नागरिक सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
और उन आदर्शों, दूसरा उन आदर्शों को दिमाग में अपने मन में संजोए रखें, मन दिलो दिमाग में रखें। टू चेरिश द नोबल आइडियल्स है, इस तरह से करके अंग्रेजी में है, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। उन सब आदर्शों को अपने दिल में संजो कर रखें। तीसरा ये है कि देश की एकता, संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को, यानी अखंडता और सुरक्षा जैसी चीज़ों के प्रति नागरिक सजग रहें और समर्पित रहें। चौथा यह, जब भी उनसे कहा जाए देश की रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहें। पांचवा ये है कि वो जो कॉमन ब्रदरहुड, यानी जो हमारे साझी विरासत की का जिक्र तो पाँचवें में किया गया है, छठवें में किया गया, सॉरी, कंपोजिट कल्चर का जिक्र तो छठवें में किया गया है, माने जो इनहेरिटेड हम लोगों ने किया। इसमें कॉमन ब्रदरहुड यानी साझे भाईचारा, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल करके रहते हैं, उसका जिक्र किया गया है। और ऐसे व्यवहार को ना अपनाएं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक हो, यानी रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वीमेन। इस तरह से करके फंडामेंटल ड्यूटीज पांचवा है। छठवां यह एक साझी जो विरासत है, यानी जो हमारी कंपोजिट कल्चर है उसको हम अपनाएं, यानी सब लोग मिलजुल करके रहें। उसके बाद पर्यावरण और वन की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, जिसमें नदी नाले झील सभी आते हैं, उनको बाद में चल करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 48A के अंतर्गत जोड़ भी दिया था। तो इस प्रकार से उन सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहें, यह बात कही गई है। इसके बाद जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी हमेशा इस दिमाग में ये रखें कि भाई हमको किसी चीज़ की तह तक जाना है, किसी चीज़ की जानकारी हासिल करनी है, और अगर उसमें कोई दुर्गुण है, कोई कमी है, तो हमेशा उसके सुधार के लिए तत्पर रहें। इस प्रकार से करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 10वां जो है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कलेक्टिव हो, सामूहिक हो, यानी इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो, वो आगे उन्नयन की ओर बढ़े, यानी एक्सेलेंस की ओर बढ़ें, तत्पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। 11वें को वाजपेयी सरकार ने जोड़ा था, हालांकि इसका सुझाव भी दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन उसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने नहीं माना था। तो वो था प्राथमिक एजुकेशन, जो कि सरकार अपने खर्चे पर निःशुल्क उपलब्ध करा रही है और यूनिवर्सल, यानी सबको उपलब्ध करा रही है। माता पिता या जो अभिभावक होंगे उनका यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों या वार्ड को, पालियों को स्कूल भेजें। इसके लिए अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया, 21 में संशोधन करके 21A जोड़ा गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और यूनिवर्सल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और वो कर दिया गया, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बना दिया गया, यानी कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है, जो भी भारतीय नागरिक है वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकता है। तो इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य है। 11वें को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वाजपेयी साहब ने जुड़वाया था। तो इस प्रकार से इसी में पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा वगैरह के बाद रखा गया है कि लोग संपत्ति का की संरक्षा करें, की सुरक्षा करें और उनको नुकसान न पहुंचाएं। अब हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो एसी फर्स्ट बोगी में घुस जाते, भाई टीटी की इतनी हिम्मत ही नहीं पूछे, भाई स्टूडेंट लफंगा होते ही हैं, एक साथ 10 लोग आते थे। अब टीटी बोल करके अपना प्राण थोड़े ही उसमें संकट में डालेगा, तो उस समय क्या करते थे, एसी फर्स्ट का सीट कवर काट के ले जाते थे घर की मम्मी के लिए, जो है बहुत बढ़िया बनेगा सब्जी लाने के लिए झोला, और जाके काट के झोला बनवा दे। भाई वो हमारे या आपके टैक्स से लिया जाता है। दूसरे शब्दों में वो सरकार को क्या है, सरकार टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स पेयर्स मनी से ही उसका निर्माण हुआ है। इसीलिए इसमें लोक संपत्ति के सुरक्षा की भी बात कही गई है। खैर, इस प्रकार से मूल कर्तव्यों का 10
आइटम पूरा होता है जो इंदिरा गांधी ने किया था। शुरू में वैसे स्वर्ण संघ समिति ने 8 ही का सुझाव दिया था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो उसको उसकी संख्या 10 कर दी गई और बाद में स्वर्ण सिंह समिति भी मान गई। इसे सोवियत रूस की तर्ज पर रखा गया था। सोवियत रूस से पहले जापान ने इसको लिया था, बाद में भारत ने भी इसका अनुसरण कर लिया था, यानी अपना लिया था ये। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति का सुझाव ये था कि मूल कर्तव्यों की शर्त पर ही मूल अधिकारों के उपभोग का अधिकार दिया जाए, तो इसे जाहिर है सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता। यानी अगर मूल कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो मूल अधिकारों की मांग आप नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, एक तरफा सरकाराजी पर आप दावेदारी नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप खुद ही कुछ कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे नॉन जस्टिशिएबल बनाया और इसे भाग 4A के अंतर्गत रख दिया, न कि इसे भाग 3A या 3A के अंतर्गत रखा, यानी इसे जस्टिशिएबल नहीं बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी एक बहुत ही समझदार लेडी थी और उनको पता था कि आगे चल कर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और वहाँ इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, तो ऐसे संशोधन से फायदा क्या है। तो इस प्रकार से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उन्होंने कई चीज़ों में बदलाव किया था। इसमें भारी भरकम बदलाव जो उन्होंने जो किया था वो भाग 4 में ही किया था, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 4A के अंतर्गत 51A अनुच्छेद था, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 में जो 4 बातें कही गई है, या जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक DPSP की व्यवस्था है, उसके साथ इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, यानी हम इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी जरूर कर सकता है। जैसे 2017 में जस्टिस JS खेयर की बेंच ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी, उसमें जस्टिस JS खेयर सिख थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनके नेतृत्व में ये कहा गया कि भाई जब अनुच्छेद 50 इस तरह का निर्देश देता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से रखा जाए, तो सरकार जबरदस्ती NJAC क्यों ला रही है। ये तर्क फालियस नरीमन उस समय जिंदा थे, उन्होंने दिया था। और इसी प्रकार से धवन साहब ने भी इसकी पुष्टि की थी। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ये सब लोग एक तरफ थे, यानी ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं कहा जाता है BJP के द्वारा, कि ये सभी लोगों ने मिल कर के ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भाई इस NJAC को रद्द किया जाए और जो कॉलेजियम प्रणाली है उसको फिर से बहाल किया जाए। तो जाहिर है वो उस पर रद्द हो ही गया था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का केस था ये, और इसमें इसे रद्द कर दिया गया। इसे चतुर्थ जजेस केस के रूप में भी आप कह सकते हैं। पहला तो SP गुप्ता का पहला जजेस केस 1982 का है, दूसरा 1993 का है, तीसरा SP भरूचा का 1998 का है, चौथा 2017 का कह सकते हैं JS खेयर की बेंच ने जिसे देखा था वह है, जिसमें कि पहले वाले में तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PN भगवती ने साफ साफ कह दिया था भाई हमारा संविधान इस तरह की कोई कल्पना करता ही नहीं कि जजेस की नियुक्ति जज ही करेंगे, और इसलिए उन्होंने SP गुप्ता के पिटीशन को खारिज कर दिया था, जो कि उन्होंने जजेस की नियुक्ति संबंधी एक ये पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दूसरे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के का गठन कर दिया था। 9 जजों की संविधान पीठ थी। हालांकि SP भरूचा की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने इसकी कार्यप्रणाली तय की कि भाई कॉलेजियम कैसे काम करेगा, और चौथे में NJAC जिसको नरेंद्र मोदी ने जुड़वाया था 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014-15 के द्वारा, उसे रद्द कर दिया था जस्टिस JS खेयर की बेंच ने। सॉरी, वही थोड़ा गला खराब है तो इस वजह से कभी कभी व्यवधान पड़ जाता है। खैर, मेन टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एक समिति का गठन कांग्रेस ने किया था, जिसमें सभी कांग्रेसी थे, और उसके सुझाव पर गठित किया गया था शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी मूल कर्तव्यों को। इसे सोवियत रूस के तर्ज संविधान से लिया गया है। जापान और भारत 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इसे अपनाया था।
जापान ने भारत से पहले अपनाया, भारत ने बाद में अपनाया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी लियोनिद ब्रेजनेव, जो कि सोवियत रूस के महासचिव थे, उनके प्रभाव में थी और समाजवादी रथ पर सवार थी, सोशलिस्टिक चैरियट पर सवार थी, और एक के बाद एक वो सोवियत रूस के तमाम चीज़ों को अपनाती जा रही थी। जैसे उनके पिताजी ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, जो सोवियत रूस की तर्ज पर ही था, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के वो भी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो समाजवाद को केवल अपनाया नहीं, बल्कि घोल के पी लिया। जैसे उन्होंने 1973 में कहा जाता है कि कोल इंडिया लिमिटेड को 80% कोयले के खदानों का समाजीकरण, यानी देश को समर्पित करके केंद्र के अधीन कर लिया। इसके बाद से 1976 में सेल की स्थापना किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया, और उसके तहत जितने भी स्टील कारखाने थे प्रमुख, उन सबको केंद्र सरकार के अधीन ला दिया। उसके पहले 1969 में वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर ही चुकी थी। लीड बैंक की योजना लागू किया ही था, गरीबी हटाओ का नारा दिया ही था उन्होंने। और 1980 में जब दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर ही दिया। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी समाजवादी रथ पर सवार थी और एक के बाद एक समाजवाद को अपनाती जा रही थी। उनका असर ही था कि 1983 में DS नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी समाजवाद को एक प्रमुख अवयव माना था संविधान का, जो कि वर्ष 2004 में मॉडर्न ब्रीवरीज केस में उसके टोन बदल गए थे। खैर, तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल कराया भारतीय संविधान में, वह सोवियत रूस से प्रेरित था और स्वर्ण सिंह समिति के कई सुझावों को नहीं माना। इसमें प्रमुख सुझाव ये था कि मूल कर्तव्यों को मूल अधिकारों के की शर्त पर ही रखा जाए, यानी अगर जो मूल अधिकारों का उपभोग करना चाहता है उससे पहले मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी से नहीं माना, चूँकि उनको पता था कि इसे जुडिशरी के सामने चैलेंज किया जाएगा और जुडिशरी इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मूल अधिकार हटा देने के बाद तो संविधान में कुछ रही नहीं जाता। उसी पर आधारित तो सुप्रीम कोर्ट तमाम व्याख्या करता है और वही आत्मा है, प्राण है। इसीलिए तो DD बसु साहब उसे कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, और NCERT किताब में गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसे UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में 2015 या 2016 में पूछा भी गया है। खैर, मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि सरदार स्वर्ण सिंह के कई सुझावों को, अब जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है और इसे लागू करवाने के लिए कड़ी शर्तें लागू की जाएं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने नहीं माना था। वैसे भी डिसरेस्पेक्ट प्रिवेंशन ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में तमाम चीज़ों के मिसयूज़ को रोकने संबंधी प्रावधान, जिसमें राष्ट्रीय झंडे वगैरह सब है, राष्ट्रीय गान वगैरह सब है। तो ये तो 1971 में ही पारित हो गया था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई थी। तो खैर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जिन मूल कर्तव्यों को शामिल कराया संविधान में, उसमें एक का मूल कर्तव्य यानी 11वें नंबर का मूल कर्तव्य वाजपेयी साहब ने जोड़कर उनकी संख्या 11 कर दी। आज भी वो 11 ही है, 12 नहीं हुए हैं। यानी 10 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुड़वाया था, एक को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जुड़वा दिया। इस प्रकार से कुल संख्या 11 हो गई, जो आज भी 51A के अंतर्गत इनको रखा गया है। भाग 4A के अंतर्गत ये अलग भाग है, अलग अनुच्छेद है। इन्हीं के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको स्वर्ण सिंह समिति के 12 सदस्यों के नाम 2 बार बताए गए हैं, उनको रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं। उसमें सरदार स्वर्ण सिंह प्रमुख हैं, उसके बाद SS रे का नाम, BN बनर्जी का नाम, रजनी पटेल का नाम, AR अंतुले, तो बाद में HR गोखले का नाम ले लीजिएगा, पहले हिंदू नाम ले लीजिए, बसंत साठे का नाम, BN गाडगिल का नाम, इन लोगों का नाम लेने के बाद आप CM स्टीफन का नाम ले लीजिए जो कि ईसाई थे, और फिर AR अंतुले, BA सैयद मोहम्मद का नाम ले लीजिए बाद में, ठीक है, सबसे बाद में इन लोगों को रखिए। तो इस प्रकार से 12 लोगों के नाम हो जाते हैं।
टीपी सिंह और दिनेश गोस्वामी के देखिए नाम छूट रहे थे, 10 हो रहे थे। टीपी सिंह का नाम ले लीजिएगा और दिनेश गोस्वामी का नाम लीजिएगा, वो भी हिंदू लोगों के नाम के साथ ही जोड़िएगा। लास्ट में 10, 11, 12 यानी 9 तक जो है हिंदू लोगों का नाम रखिएगा। सरदार सोना सिंह तो सिख थे, तो उनसे शुरू वो तो चेयरमैन थे, उनको ले करके 12 सदस्य थे। इस प्रकार से आप 12 सदस्यों को रख लीजिएगा। इनका नाम याद करने से फ़ायदा ये है कि किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस में इस तरह से फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। और आप चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी जिनका हमने जिक्र किया वो भी आप याद रख सकते हैं, कुछ अनुच्छेद भी आप याद रख सकते हैं। इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। जो संविधान संशोधन किया गया, किसके प्रभाव में किया गया, ये सब चीज़ें तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, बढ़ा देंगे इसको, तो मुख्य परीक्षा के का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।